हेलो, इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के कहानी से आगे चलते हैं कि और कुछ कुछ संविधान में क्या क्या क्वेश्चन उठाया जाता है पॉलिटी से, उसके बारे में। ठीक, सबसे पहले ये देख, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि संविधान का आखिर पृष्ठभूमि क्या था, कैसे उसका निर्माण हुआ था। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर संविधान सभा जब बन रहा था तो उसमें बहुत सारे बैठक हुए। उसमें जो 3 बैठक थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिसमें पहला एक होता है 9 दिसंबर 1946। कहा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। जब प्रथम बैठक हुआ था तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो प्रथम बैठक हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह इस सभा के अध्यक्ष थे। क्योंकि इस सभा में सबसे कहा जाता है बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा जो बैठक इसका 2 दिन के बाद होता, जिसका जब कब होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है कि संविधान सभा में बैठक में जितना भी लोग रहते हैं उनके बीच चुनाव होता है, और कहा जाता है कि आप अपने बीच से एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो इस सभा का अध्यक्ष बने। ठीक ना, तो उसमें जो चुनाए जाते हैं ये जो रहते हैं अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। इनको अस्थायी नहीं रहते हैं बल्कि अस्थायी। कहने का मतलब है कि यह जो थे सिर्फ पहला बैठक के लिए रहते हैं। जब जो चुनाव होता है तो उसके बाद जो चुना जाता है वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को मतलब एक तरह से वोटिंग के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं एक चीज़ लेके आते हैं जिसका नाम है प्रस्तावना। तक पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना जो पेश किए थे संविधान में और किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। और कब किए था, 13 दिसंबर 1946। ठीक, प्रस्तावना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर प्रस्तावना क्या। तो देखिए, जब भी कोई किताब आप लीजिएगा तो उसमें पहला पेज में एक दिया चीज रहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, वह जो होता है उस पूरे किताब के बारे में यह बताता है कि उसमें क्या फीचर है, किस तरह के उसमें कंटेंट डाला गया, वह किस लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक उसी प्रकार एक तरह से संविधान का प्रस्तावना भी यह बताता है कि आखिर संविधान का निर्माण किन के द्वारा हुआ या किन लोगों के किस उद्देश्य से मतलब लिखा गया है जो संविधान है। ये सब सारा चीज़ इसको आपको किस में मिलेगा, प्रस्तावना। इसी को उद्देश्य का भी कहीं कहीं लिखा रहता है। उद्देश्य का पूछेगा कि उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसने लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो उद्देश्य का है उसको इसी को कहते हैं संविधान की कुंजी या इसी को कहते हैं आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान का दर्पण। इस हम किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को। तो कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन एक चीज पूछा जाएगा, एक बार पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। उसमें अगर अनुच्छेद का वर्णन न हो तो आप लोग क्या लगाइएगा, प्रस्तावना। लेकिन कभी कभी कोई और पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा माना जाता, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 32। तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन मत होइएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो कौन सा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। लेकिन ऐसे पूछेगा कि जनरली संविधान का आत्मा क्या होता, तो प्रस्तावना होता। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है कहाँ, एक तरह से कहाँ, किस वर्ड से शुरू होता, तो इसका शुरुआत था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। ऐसे करके बहुत सारा लंबा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रस्तावना जो है ये हो गया।
इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन और कि प्रस्तावना में जो है 3 वर्ड जोड़ा गया था कब, जब इसमें एक बार मात्र संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976 में इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, जिसमें एक था, पहला था समाजवाद, एक था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी लिखा रहता है, कहीं पंथ निरपेक्ष भी लिखा रहता है, और एक था और वर्ड अखंडता। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष हम बता देते हैं समाजवादी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष जो होता है क्या होता है, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976। इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी, और इनके समय में ये जो 42वां संशोधन हुआ था, इतना ज़्यादा इसमें संशोधन किया गया था 1976 के समय। ये 42वां संशोधन के आधार पर, कि 42वां संशोधन को ही कहा जाता है कौन सा संविधान? लघु संविधान। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संशोधन को, ठीक ना। तो याद रखिएगा 42वां संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान। इसमें धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है कि यदि कोई देश कोई खास धर्म को मान्यता नहीं देता, मतलब कि एक तरह से वो अपना राष्ट्रीय धर्म किसी खास धर्म को नहीं बनाता, तब उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। कहने का मतलब भारत में किसी धर्म को खास नहीं है, यानी यहाँ सभी धर्म और जात एक समान होता है। इसमें किसी धर्म, यानी कि भारत एक ऐसा नहीं कह सकते हिंदू राष्ट्र है, ठीक ना, सब धर्म यहाँ बराबर है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो एक ऑप्शन रहता है धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि हिंदू मार के चलाइएगा। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का विदेशी नीति क्या है, तो गुट निरपेक्ष। तो निरपेक्ष के मतलब होता है खत्म, मतलब कि उसमें कोई उसका वैल्यू नहीं है, यानी कि धर्म का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कहने का मतलब कोई खास धर्म का वैल्यू नहीं है, ठीक। वैसे गुट निरपेक्ष कहने का मतलब होता है कि गुट में हम लोगों को नहीं रहना। अगर कोई भी विदेशी लड़ाई होता है तो उसमें हम किसी गुट का साथ नहीं देंगे, यह हमारा विदेशी नीति है शुरू से, ठीक ना। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति, तो आप लोग गुट निरपेक्ष मानिएगा, ठीक। तो ये प्रस्तावना आया था तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया, तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ था, हम बताए थे कि 1946 के बाद जब गठन हो गया था, तो 1947 में फिर भारत आज़ाद हुआ था। तो कुछ चूँकि उस समय जो वोटिंग हुआ था लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, एक ऐसा ही मतलब कि जो विधानमंडल के द्वारा वोटिंग हुआ था, उसी के आधार पर बाद में जब 1947 आज़ादी के बाद क्या होता है, कुछ पोस्ट तय किया जाता है और उसमें लोगों को चुना जाता है, जिसमें याद रखिएगा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो किन्हें बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चूज किया जाता है। गृह मंत्री किसको, तो याद रखिएगा सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं सरदार पटेल। कहेगा खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री। देखिए हम 2 चीज़ बताए थे, एक 1946 के समय अंतरिम सरकार बना था, उसमें पीएम का पोस्ट नहीं था, ठीक ना। गृह मंत्री था, खाद्य मंत्री था, फिर रक्षा मंत्री। ये जो होता है कुछ जो थे वो दोनों में एक ही काम किए हैं, पहले भी थे वही और बाद में भी वही रहे। खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद कानून मंत्री, क्योंकि उस समय एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल कानून में जो थे, कानून के उत्थि से, तो उसमें क्या बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा और भी हैं जो पढ़े लिखे थे, ऐसा बात नहीं है, वी.एन. राव भी बहुत ज़्यादा कानून के विषय में जानते थे, इसलिए कानून मंत्री ऐसे बनाया गया अंबेडकर जी को। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को ही बनाया गया। रेल मंत्री जो बनाया गया था जॉन मथाई को बनाया गया था, याद रखिएगा जॉन मथाई। दूसरा पूछेगा वित्त मंत्री, तो याद रखिएगा सनमुखम सेठी।
शिक्षा, शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम मत मारिएगा, अबुल कलाम, अबुल कलाम, ठीक ना। अबुल कलाम होता है, अब्दुल कलाम अलग है, अबुल कलाम अलग है, ठीक। तो ये था 1947 के बाद जो सरकार बना उसमें कौन कौन पोस्ट पर था, ये यहाँ से भी पूछ सकता, इसके बाद यहाँ से था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ भाग से रिलेटेड कि कौन कौन जो भाग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। 22 भाग हम बताए थे कि संविधान में है, जिसमें अभी तो ऐसे देखा जाए तो 3 उप भाग भी जोड़ा गया, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल 25 गो हो जाता है। लेकिन जो ऐसे आज भी माना जाता है उस उप भाग को नहीं शामिल किया जाता और कहा जाता है कि अभी भी 22 भाग है, ठीक ना। तो हम भाग देख लेते हैं कि कौन कौन भाग है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए जो भाग 1 है, भाग 1 इसका संबंध क्या है? तो भाग 1 में चर्चा किया गया कि जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 1, किस भाग में कहा गया, तो 1, और किस अनुसूची में कहा गया, तब 1। यानी इसमें जो तीनों चीज़ है भारत राज्यों का संघ है, यह तीनों अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, ये तीनों भाग 1 में है, तीनों के तीनों 1 नंबर पर है, ठीक। इसके बाद आता है भाग 2। तो जो भाग 2 में है उसमें किसका चर्चा है? तो याद रखिएगा नागरिकता, क्या नागरिकता। तो क्वेश्चन पूछेगा नागरिकता का जो एक तरह से मिलता है किस भाग में वर्णन मिलता है? तो भाग 2 में। याद रखिएगा जो भाग 1 है कहाँ से कहाँ, किस अनुच्छेद, इधर अनुच्छेद लिख देते हैं, अनुच्छेद। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो 1 का अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक वर्णन किसका मिलता है? भाग 1 में राज्यों के संघ के बारे में, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब भाग 2 में के कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक चर्चा मिलता है नागरिकता में, नागरिकता का, जिसमें बताया गया कि कैसे आप देश के नागरिक हैं या नहीं। जैसे नागरिकता का जो मिलता है वो 5 तरह से भारत में मिलता है। पहला जन्म के आधार पर, जन्म के आधार यानी आपका अगर जन्म हुआ है यहाँ तब आपको मिलेगा। दूसरा होता है कि मान के चलिए वंश के आधार पर, यानी कि अगर आपका कोई भी वंश यानी माता पिता यहाँ पर उनका जन्म हुआ है तब आपको यहाँ भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसमें भी डेट दिया गया है कि कब से, तो स्वतंत्रता के बाद अगर आपका जन्म मतलब माता पिता का हुआ है तब माना जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद आता है एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी पंजीकरण के द्वारा, उसके आधार पर कि आप यहाँ इतना साल से रह रहे तो होगा। तीसरा एक और होता है विलय के द्वारा, यानी कोई देश अगर आप दूसरा देश आ गया भारत में शामिल हो गया तब वहाँ का जो नागरिक होगा विदेश का वो भी क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। फिर देशीकरण के, जैसे मान के चलिए यहाँ कोई काम करने आता है, सरकारी जॉब में आया, उसका हो गया, तब उसको भी एक तरह से माना जाता है नागरिक। तो बहुत सारा है जिसमें नागरिकता का प्रावधान कैसे कैसे है वो है। कैसे आपको भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा? जैसे कहा जाता है कि अगर आपको देशद्रोही घोषित हो जाते हैं या पागल घोषित हो जाते हैं, सन्यासी घोषित हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में ऐसे माना जाता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं खुद से, तो आप खुद से भी अपना त्याग पत्र देके, मतलब त्याग देके और भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं, ठीक। हम बताए थे कि नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में किस चीज का चर्चा? तैयार रखिएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का चर्चा किसमें है? भाग 3। और पूछेगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 12 से लेके 35 तक, ठीक। इसमें किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार। इसमें बताएंगे कि 6 तरह का मौलिक अधिकार है, ठीक ना। प्रारंभ में पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितना था? तो 7 है। वर्तमान में कितना है? 6। जिसमें आता है समता का अधिकार होता है, समता या समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। तो बहुत सारा है, संवैधानिक बहुत सारा है, 6 को हम बताएंगे बाद में। फिर भाग
4। और ये बताए थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका मारिएगा, ठीक ना। अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। आगे आता है भाग 4। भाग 4 के 2 गो भाग 4 है, ठीक ना। एगो भाग 4 क होता है, एगो भाग 4 खाली होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो वर्णन है वो 36 से लेके 51 तक है, ठीक ना। और हम बताए थे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के, ठीक ना। इसी को कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, इसी को कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में, 36 से लेके 51। इसके बाद भाग 4 के क में क्या है, तो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 51 के क। 51 के क में जो है अनुच्छेद के चर्चा, मूल कर्तव्य का चर्चा है। और बताए थे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया था, ठीक। और मूल कर्तव्य जो पूछेगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना था, कितना है, तो 11 वर्तमान में, और कितना प्रारंभ में था, तो 10 प्रारंभ में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितना था, तो याद रखिएगा 7। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक। भाग 4। इसके अलावा भाग 5 है जो हम ऐसे ही बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है यही 4 गो है, उसके बाद कुछ और है जिसको 4 के बाद है 5 जिसमें संघ के बारे में चर्चा है, 6 में है आपको राज्य के बारे में चर्चा, 8 में है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा, 9 में है जो ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज का चर्चा जो है भाग 9 में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा पंचायती राज आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी थे ये पंचायती राज पर जोर दिए थे, यानी गांव के रहने वाले थे। और वो आए थे कि कब, तो 9 जनवरी को। याद रखिएगा 9 के संबंध किससे है, पंचायती राज से, ठीक। इसके अलावा 10 आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 11, 12, 14 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बताते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, बहुत सारे आयोग का चर्चा उसमें है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य आयोग, ये सब का चर्चा किसमें है, भाग 14 में। और भाग 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा, यानी निर्वाचन जो होता है आयोग उसका चर्चा है उसमें। उसके बाद भाग आता है आपका 17। भाग 17 में किसका चर्चा है, तो भाग 17 में आपका चर्चा है 22 भाषा का। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तो कितना भाषा था, तो याद रखिएगा संविधान जब बना था तो मात्र 14 भाषा था, 14 भाषा प्रारंभ में था। सबसे पहले इसमें सिंधी जोड़ा गया था, ठीक ना। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 गो और जोड़ा गया, और लास्ट में 4 गो और जोड़ा गया था जिसमें था संस्थाली, बोडो, मैथिली और डोगरी, ठीक ना। तो उसके बाद 22 भाषा हो गया, ठीक। भाग 17 के बाद भाग 18। भाग 18 का संबंध किससे है, तो भाग 18 का संबंध है आपात से। आपात इमरजेंसी जो लगता है देश में उससे संबंधित है, जिसमें हम बताए थे कि आपात 3 तरह के होता है, राष्ट्रपात, राज्यपात जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एक होता है बीतपात जिसको कहते हैं जो 360 अनुच्छेद में है, इसको बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। और एक भाग और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है भाग 20। भाग 20 का संबंध किससे है, तो संशोधन से, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो होता है वो किस भाग में चर्चा है, भाग 20 में, ठीक। तो आपको ये याद रखना है भाग के बारे में, ठीक। इसके बाद आपको ये भाग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन इम्पोर्टेंट है और ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहले भाग 18 देख लेते हैं कुछ आपात के बारे में।
अब देखिए कुछ अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा भाग से भी आता है और अनुसूची से भी आता है, जिसको शेड्यूल कहते हैं, पार्ट कहते हैं और आर्टिकल कहते हैं। ठीक, तब सबसे पहले भाग देख लिए, तो अब देख लेते हैं अनुसूची। जो इम्पोर्टेंट अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं, कौन कौन अनुसूची से क्वेश्चन है। तो अनुसूची 1 में हम बताएं कि पहला जो अनुसूची है, सभी में अनुसूची हो या अनुच्छेद हो या भाग हो, सब में किसका चर्चा, राज्यों का संघ, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है, इसका भी चर्चा किसमें है, 1 में। दूसरा जो अनुसूची में कहेगा कि किसका चर्चा, तो याद रखिएगा वेतन के, वेतन और भत्ता का जो मंत्रियों को मिलता है उसका संबंध किससे, अनुसूची 2 से। उसके बाद जब वेतन लेगा तो शपथ लेगा, तो याद रखिएगा शपथ जो है उसका चर्चा किस में है, तो अनुसूची 3 में। 3 के बाद 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4 में जो निर्वाचन मंडल है राज्यसभा के उसका संबंध है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो फेमस है आपका 7वीं अनुसूची, पूछेगा कि 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का चर्चा है, तो याद रखिएगा इसमें 3 तरह के सूची है, 3 तरह के सूची। और कौन कौन सूची है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कितने सूची है संविधान में, तो 3 तरह के सूची है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा, एक होता है संघ सूची, संघ सूची जैसे इसमें जो फेमस होता है वित्त यानी पैसा वाला चीज, उस संघ सूची के, संघ सूची कहते हैं कि वो ऐसा लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका होता, संघ यानी केंद्र का, उसको कहते हैं संघ सूची। ठीक ना, जैसे कि हो गया रुपया पैसा से संबंधित चीज, जैसे हो गया जनगणना से संबंधित की चीज, विदेशी मामला से संबंधित चीज, तो ये सब जो होता है ये सब किसका है, संघ सूची में आता है। इसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची जो होता है, राज्य सूची में कहते हैं कि वह ऐसा सूची जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य का होता है। जैसे में आप लोग देख लीजिएगा जेल, जेल जो होता है, जेल होता है, पुलिस होता है, तो ये सब जो होता है राज्य सूची में आता है। और होता कुछ होता है वह ऐसा सूची जो दोनों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों है। अगर मान के चलिए राज्य का कानून पसंद नहीं पड़ेगा तो फिर वहाँ पर केंद्र अपना कानून बना सकता है, यानी कि इसको अगर ख़त्म मतलब कि इसका कानून नहीं पसंद कर पर दोनों में मतभेद हो जाता तो किसका मान्यता होता, संघ का, केंद्र का। ठीक ना। तो इस तरह 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, 3 तरह के सूची का वर्णन है। एक है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में पूछेगा किस अनुसूची में 22 भाषा का चर्चा, तो अनुसूची 8 22 भाषा। अगर भाग पूछ दिया किस भाग में, तो भाग 17। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा जो 9 के बाद 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल। दल बदल कानून, दल बदल कानून के मतलब होता है कि बहुत सारा ऐसा होता तो था कि मान के चलिए एक पार्टी का आदमी ये है, अगर ये हार गया तो इधर से उछल के उधर दूसरा पार्टी में घुस जाता था और फिर उधर से इधर, तो ऐसा होता था। इसी कारण एक नियम लाया गया था दल बदल कानून। ठीक ना। तो इसमें भी अब रूल है कि ऐसा नहीं है कि अगर इतना व्यक्ति अगर इस पार्टी से उस पार्टी में जीतने के बाद चला जाता तब उसका मान्यता दिया जाता, लेकिन एक व्यक्ति निकल के इधर से उधर जाएगा तो उसका सदस्य खत्म कर दिया जाता है। ठीक ना, तो उस समय। इसके बाद 11 में याद रखिएगा अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत का संबंध किसमें है, 11 में, और 12 में है नगर पालिका वाला। नगर पालिका वाला जो संबंध है वो किस अनुसूची से है, तो 12, और 11 में क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये था अनुसूची के कहानी की। अनुसूची जो जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हम बता दिए। ठीक, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अनुसूची से कुछ क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपात के बारे में। देखिए आपात जो होता है 3 तरह के होता है, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। कौन कौन आपात होता है, एक बताएं, राष्ट्रपात,
एक बताएं राज्यपात, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और एक होता है बीतपात। तीनों का अनुच्छेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहेगा राष्ट्रपात का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 352, और राष्ट्रपति शासन तो 356, और इसके बाद 360। तो ये तीनों याद हो जाएगा, 352, 56, 60, ठीक। इसमें जो ये याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए भारत में कितना बार अभी तक बीतपात लगा है, तो याद रखिएगा एक बार भी बीतपात नहीं लगा है, ठीक। एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कि जो 352 था राष्ट्रपात कब लगता है। तब देखिए जब कोई विदेशी मामला का हो जाता है, जैसे मान के चलिए कोई विदेश से लड़ाई हो जाता है, तब वहाँ पर लगाया जाता है राष्ट्रपात। पूरा देश में आपात लगाया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तब उसको कहते हैं राष्ट्रपात। राज्यपात कब वो लगता है, या राष्ट्रपति शासन। अगर मान के चलिए कोई राज्य है, वहाँ का विधानसभा जो होता है, मान के चलिए भंग चल रहा है बहुत दिन से, मुख्यमंत्री कोई नहीं बना हुआ, तो उस स्थिति में जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को सूचना देकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। इसका संबंध 356 से है, ठीक। और बीतपात तो तब लगता है जब किसी भी देश का कंडीशन बहुत ज़्यादा, पैसे की स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगाया जाता है, तब वहाँ लगाया जाता है बीतपात। अभी तक भारत में एक बार भी बीतपात नहीं लगा है, ठीक। और एक बार राष्ट्रपात लगा था, ऐसे तो राष्ट्रपात लगा है 1962 के जो हुआ था युद्ध चाइना से, उस समय राष्ट्रपात लगा था, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के कुछ पॉइंट, और थोड़ा सा देख लेंगे मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अगला वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर मतलब पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।